अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाल ही में FATF का एक सेशन हुआ, प्लेनरी सेशन हुआ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2020 तक। अब हमने आज के इस वीडियो में, आज की डिस्कशन में देखना यह है कि FATF की तरफ से जो डिसीशन आया है क्या वो पाकिस्तान की फेवर में है, और जो इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही थी, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लानिंग की जा रही थी, वो किस हद तक कामयाब हुई है। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये है क्या भला। देखिए जी, ये एक इदारा है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने इसको फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ओरिजिनली इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब किया जाए, वो प्रैक्टिस जिसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन 2001 में जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक होता है अमेरिका में, उसके बाद से FATF के मैंडेट में टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी वो फंड्स जो टेररिस्ट इंडिविजुअल्स या नॉन स्टेट एक्टर्स को मिलते हैं, इनके ऊपर भी रोक लगाई जाए। टोटल जी 39 मेंबर्स हैं FATF के, इसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी 37 कंट्रीज़ हैं जो दुनिया के फाइनेंशियल सेंटर्स माने जाते हैं। देखिए जी, दुनिया भर में जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच कोई एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डेजिग्नेट किया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हर कंट्री की जो टेररिज्म के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे FATF का रोल ये है कि वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को, और जिन रिकमेंडेशंस को फॉलो करने का मतलब है कि आप काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। FATF ने 2 लिस्ट बनाई हुई हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ये उन कंट्रीज़ की लिस्ट हैं जो FATF के मुताबिक काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए एडिक्वेट या इनफ एक्शन नहीं ले रहे। ये जो ब्लैक लिस्ट है ये ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ब्लैक लिस्ट का दूसरा नाम है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ आर टेरिटरीज़। FATF के मुताबिक ये वो कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे और यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग आसानी से होती है, और इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर फिर दुनिया भर से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, इनको एड मिलना बंद हो जाती है और कर्ज़े भी इंटरनेशनल इदारों से और कंट्रीज़ से नहीं मिलते। यहाँ पे अगर FATF और पाकिस्तान की बात करें तो जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पे प्लेस किया था। इस वीडियो के बनाने तक अब तक 18 स्टेट्स ग्रे लिस्ट में हैं, और इन सब में से पाकिस्तान सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी इकॉनमी और सबसे बड़ी मिलिट्री रखने वाला कंट्री है, और इस कंट्री की जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी बाकियों से कई ज़्यादा है। सो जिस वक्त पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, उस वक्त से यही माना जा रहा था कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि जून 2018 में हमने देखा कि USA और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और इस इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल गेंस के लिए USA इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि USA का FATF पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे प्लेस करवा के USA अपनी प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था। बहरहाल ग्रे लिस्ट पे होने का मतलब है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेके FATF को लगता है कि ज़्यादा काम नहीं हो रहा इन 2 क्रिमिनल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। FATF की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखने का मेन रीज़न टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट एडिक्वेट एक्शन ना लेना
और ये कहा गया कि पाकिस्तान में काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म में डिफिशेंसीज हैं और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इन जनरल FATF की ये कोशिश होती है कि दुनिया भर में पॉलिसीज़ में रिफॉर्म लाए जाएं और कंट्रीज़ में ऐसे मैकेनिज़म्स को इंश्योर किया जाए जहां पे टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मुमकिन ना हो पाए। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखने के बाद पाकिस्तान को 15 महीनों का टाइम दिया गया और एक एक्शन प्लान जो है वो FATF की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया कि आपने ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें फिर 27 एक्शन पॉइंट्स थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अमल करना था इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। जी, FATF की तरह एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप। ये भी FATF की तरह एशिया रीजन में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। एशिया पैसिफिक ग्रुप FATF की रिकमेंडेशंस जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हैं उन रिकमेंडेशंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंसिडर करता है। APG की ये कोशिश होती है कि वो अपनी मेंबर स्टेट से FATF की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करवाए और APG ये भी इवेल्युएट करता है वेदर अ मेंबर इज इम्प्लीमेंटिंग आर फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस, वेदर एक कंट्री कंप्लायंट है या नहीं। अब देखें जी, APG यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि APG की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को FATF के डिसीजन में इम्पोर्टेंस दी जाती है। और क्योंकि मई 2019 में हमने देखा कि इंडिया APG का मेंबर बनता है जिस पे पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया। अब APG का इंडिया का मेंबर बनना इसका मतलब ये है कि इंडिया भी पीयर रिव्यू के दौरान पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, जो कि फिर पाकिस्तान समझता है कि एक बायस्ड इवैल्यूएशन हो सकती है अगर इंडिया उस पीयर रिव्यू प्रोसेस का हिस्सा बनता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। देखिए, अगर पहले की बात की जाए तो 2012 से 2015-16 तक पाकिस्तान पहले भी FATF की ग्रे लिस्ट पे रह चुका है। अब ग्रे लिस्ट पे जब भी कोई कंट्री होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट करने से सोचते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर कोई कर्जा देता है इस कंट्री को कोई इदारा या ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बहुत हाई होते हैं उस कर्जे पे। अब यहाँ पे जी जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट पे आने से पहले पाकिस्तान के पास ऑप्शन था कि अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट होती 3 कंट्रीज़ की आउट ऑफ 37 तो हम ग्रे लिस्ट पे आना पाकिस्तान का अवॉइड कर सकते थे। और इन 35 मेंबर कंट्रीज़ में से 3 कंट्रीज़ जिसमें सऊदी अरबिया, चाइना और टर्की, इन तीनों की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए थी। लेकिन जी यहाँ पे सऊदी अरबिया को USA ने कन्वेंस किया कि वो पाकिस्तान का यहाँ पे साथ ना दे, और जिसके बदले सऊदी अरबिया को FATF की फुल मेंबरशिप दिलवाई गई USA की हेल्प से। और उसके बाद चाइना ने भी पाकिस्तान का फिर साथ देने से इनकार कर दिया। चाइना ऑप्टेड आउट और अकेला सिर्फ टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। लेकिन एक कंट्री की सपोर्ट काफ़ी नहीं थी, 3 की चाहिए थी, और पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट पे चला जाता है जून 2018 में। अब जी इस ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 39 मेंबर्स में से ये जो 39 है इसमें 2 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 37 कंट्रीज़ हैं, इसमें से 12 वोट्स चाहिए। जी इन 12 वोट्स को गेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि FATF की तरफ से जो 27 एक्शन प्लान पॉइंट्स पाकिस्तान के लिए तैयार की गई हैं उन पे पाकिस्तान अमल करे। जी यहाँ पे फेब 2020 में FATF की मीटिंग होती है जिसमें फिर पाकिस्तान को 4 महीनों का एक्सटेंशन दिया जाता है कि आपने अभी भी जो 27 एक्शन प्लान पॉइंट्स हैं उन पे आपने काम नहीं किया, और इस
फेब 2020 वाले सेशन में ये देखा गया कि पाकिस्तान ने सिर्फ 14 पॉइंट्स को कंप्लीट किया है और 13 टारगेट्स जो हैं अभी भी मिसिंग थे। अब 4 महीनों का एक्सटेंशन, इसका मतलब है कि नेक्स्ट सेशन जून 2020 को शेड्यूल किया गया, पर कोरोना वायरस पैंडमिक के चलते अगेन 4 महीनों का और एक्सटेंशन पाकिस्तान को मिल जाता है यहाँ पे, और FATF का नेक्स्ट सेशन जून के बजाय अक्टूबर 2020 को शेड्यूल किया गया। अब जी अक्टूबर 2020 में FATF के सेशन से पहले 11 अक्टूबर 2020 को एशिया पैसिफिक ग्रुप उसने अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें ये बताया गया कि जो जर्नल FATF की रिकमेंडेशंस होती हैं, जो 40 जर्नल रिकमेंडेशंस होती हैं, यहाँ पे 27 पॉइंट एक्शन प्लान की बात नहीं हो रही। जर्नल जो FATF की 40 रिकमेंडेशंस होती हैं, उनमें से सिर्फ 2 रिकमेंडेशंस को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। ये APG की परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक था। अब इस रिपोर्ट आने के बाद भी पाकिस्तान होपफुल था, क्योंकि पाकिस्तान के लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया कि APG की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये फेब 2020 तक है और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, और APG की ये परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट FATF की लिस्टिंग को, जो फाइनल लिस्टिंग का डिसीजन है, उसको अफेक्ट नहीं करेगी। जी इन जनरल FATF किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस 2 एरियाज़ में इवेल्यूएट करता है, एक टेक्निकल कंप्लायंस या टेक्निकल साइड और दूसरा इफ़ेक्टिवनेस। टेक्निकल साइड यानी पर्टिकुलर कंट्री ने लीगल फ्रेमवर्क कितना तैयार किया है, इंस्टीट्यूशंस जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, क्या वो मौजूद हैं, पॉलिसीज़ क्या बनाई गई हैं, लॉज क्या बनाए गए हैं, ये टेक्निकल साइड को देखना होता है। और दूसरा फाइनल रिजल्ट्स क्या मिल रही हैं इन सारी पॉलिसीज़ की, इन इंस्टीट्यूशंस की, यानी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है। सो इन 2 एरियाज़ में FATF किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करता है। जी FATF का सेशन जो जून में होना था वो अक्टूबर में रीशेड्यूल हो गया था, और अक्टूबर में ये सेशन 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होता है। FATF का प्लेनरी सेशन, इस सेशन में पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया गया था उस पे पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है, और इसमें ये कंक्लूड किया गया FATF की तरफ से कि पाकिस्तान ने 27 एक्शन आइटम्स में से 21 पे काम कर लिया है। और ये जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 1 साल की परफॉर्मेंस थी। 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने 27 पॉइंट्स, जो पहले पाकिस्तान ने 5 पे काम किया था, 5 से 21 तक का सफ़र पाकिस्तान किया, और वो भी पेंडेमिक के चलते, और जिसकी वजह से ये तासुर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। उसके बजाय FATF ने पाकिस्तान को अब फेब 2021 तक का एक्सटेंशन दे दिया है, और फेब 2021 में FATF डिसाइड करेगा कि वेदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है या नहीं, वेदर पाकिस्तान में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं क्या वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रही हैं टेरर फाइनेंसिंग को। सो जी नेक्स्ट रिव्यू में पाकिस्तान की इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ को इवेल्यूएट किया जाएगा। अब जी 27 में से 21 एक्शन आइटम्स पे काम करना और अचीव करना, इसमें ये भी पार्लियामेंट का भी बड़ा रोल था। हमने देखा कि सितंबर 2020 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तकरीबन 15 लॉज को अमेंड किया, जिनका मकसद पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को अपग्रेड करना था FATF की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब जी ये तो देखना बाकी है कि फेब 2021 में क्या होता है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि जितना अरसा पाकिस्तान FATF की
ग्रे लिस्ट में रहता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ग्रे लिस्ट में रहना पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के ट्रेड को, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को, रेमिटेंस को, उसी के साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम होना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की प्राइसेस कम होना, और सबसे बड़ी बात इमेज फैक्टर, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब होना, ये सब FATF की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से होगा। सो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना पाकिस्तान की लीडरशिप को अपनी अव्वलीन तरजीह रखना है। देखें जी, इंडिया ने तो बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बजाय ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, जिस लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और ईरान हैं, लेकिन इंडिया की ये कोशिश नाकाम हो गई। एक तो पाकिस्तान ने 27 में से 21 एक्शन आइटम्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो खिते में इम्पोर्टेंस है, तो ग्लोबल पावर्स के ये इंटरेस्ट में नहीं होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, FATF की वजह से डीस्टेबिलिटी आ जाए। ये यहाँ पे FATF की तरफ से बेटर अप्रोच ये हो सकती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, FATF को, सबको मिल के पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को ये कहें कि डू मोर, हम बस सिर्फ रिव्यू करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट में जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान भेजा जाए। ये एक्सपर्ट्स उन कंट्रीज से हो सकते हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग में महारत रखते हैं, क्योंकि जी FATF की रिकमेंडेशंस को, एक्शन प्लान को फॉलो करना पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट में भी है। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मसला है। वाइट लिस्ट में जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट में भी है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के साथ मिल के काम करना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। और जी यहाँ पे हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।